हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपनी रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक रिवीजन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। ओके, आई होप इसको आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। अपकमिंग एग्जाम के लिए इसका एक क्वेश्चन मिनिमम जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम हमको किन किन चीज़ों के लिए मिल सकता है। अगर हम कोई बिजनेस एंटरप्राइज हैं तो हमारे ऊपर रिस्क होता है स्टॉक का, ओके, गुडविल का और कोई एसेट का। तो स्टॉक के लिए हमारे पास इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हमारा क्या कवर होता है उससे, लॉस ऑफ स्टॉक। हमारा स्टॉक जल गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, उसका हमको लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम मिल जाता है। ऐसे ही अगर हमारी गुडविल की हमने इंश्योरेंस करा रखी है और उसकी भी कुछ, उसमें भी कुछ लॉस होता है तो उसके लिए भी हम क्लेम कर सकते हैं। या कोई एसेट के लिए नॉर्मल हमने इंश्योरेंस करा रखी है तो उसके लिए भी हम क्लेम कर सकते हैं। पर ये वाला जो पार्ट है, इट इज़ नॉट इन योर कोर्स। इसका आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं कैलकुलेट करना है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो और हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, लास्ट वन इज प्रॉफिट। मतलब अगर आपका बिजनेस किसी भी वजह से बंद हो गया और आपको वो प्रॉफिट नहीं हो रहे जो आप पहले अर्न कर रहे थे, तो आप उसके लिए भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। उस इंश्योरेंस को क्या बोलेंगे, या उसके लॉस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीए इंटरमीडिएट इंश्योरेंस क्लेम के टॉपिक के अंदर पढ़ने होते हैं। वन इज लॉस ऑफ स्टॉक एंड अनदर इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसके कुछ स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं फटाफट से उसको पहले रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको एक मास्टर क्वेश्चन दूंगा जिसमें ईच एंड एवरी पार्ट दोनों कॉन्सेप्ट का कवर्ड होगा। तो अगर वो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और उसको मैं आपको करवा के वेरीफाई भी करा दूंगा दैट वेदर यू हैव डन इट एक्यूरेटली और नॉट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक की। लॉस ऑफ स्टॉक बहुत सिंपल है इंटरप्रेट करने के लिए। जो आपके गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ था वो जल गया, लेकिन जब भी कोई फायर लगती है, कोई भी कैलेमिटी होती है, वो बता के नहीं आती, अनसर्टेन होती है। तो हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली दैट डेट पे हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल था। और वो ईयर के बीच में कभी भी हो सकता है कि कोई आपको ये लॉस हो गया, तो आपको जब लॉस हुआ तब तक के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इसको मेमोरेंडम इसलिए बोला जाता है बिकॉज एक कंप्लीशन ऑफ ईयर पे नहीं बन रहा, अकाउंटिंग क्लोजर पे नहीं बन रहा, ये तो हमें मजबूरी में उस दिन बनाना पड़ रहा है ताकि हम अपना क्लोजिंग स्टॉक डिटरमाइन करके आगे क्लेम को प्रोसीड कर पाए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और फॉर्मेट देखते हैं कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब तक के लिए बनेगा, ये बनेगा जिस डेट तक, अप टू डिजास्टर डेट। तो जिस डेट पे डिजास्टर हुआ है वहीं तक के लिए आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे इस ईयर के ओपनिंग से। ओके, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, टू ओपनिंग स्टॉक। यूजली इसके लिए आपको लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट गिवन होता है। जो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट है उसका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपके इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। उसके बाद कुछ परचेजेस आपने उस ड्यूरेशन में करी होंगी जब तक फायर नहीं लगी, उससे पहले। देन कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इस बार अकर हो रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड, उसको भी हम यहाँ पर लेंगे। एंड सिमिलरली सेल्स। ओके, और इधर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, देखो कुछ ऐसे गुड्स हो सकते हैं जो ऐसे जो आपका क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बने। तो जब क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट ही नहीं बने तो वो जल भी नहीं सकते, उनमें डैमेज भी नहीं हो सकता। ऐसे क्या गुड्स हो सकते हैं, वो गुड्स हो सकते हैं जब आपने एज अ कंजाइनर गुड्स सेंड किए हुए थे कंजाइनी को, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो उसको हम अलग करके लिखेंगे बिकॉज एक्चुअल में उसका लॉस आपके पास हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो गुड्स ही फिजिकल फॉर्म में आपके पास नहीं है। या फिर बाय गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, आपने गुड्स कस्टमर को ऑन अप्रूवल बेसिस सेंड किए, तो वो भी गुड्स एक्चुअल में आपके पास नहीं है, तो ये भी फायर से आपके गोडाउन में ही नहीं है, तो फायर का डैमेज इसमें आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। एंड लास्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर एज यूजुअल क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। जनरली ग्रॉस प्रॉफिट आप पिछली वाली ट्रेडिंग अकाउंट की कुछ परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, उस पर वो बोलते हैं कि 2% बढ़ेगा, 5% कम होगा, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट भी। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इस बार भी ग्रॉस प्रॉफिट को ले लेते हैं सेल्स के ऊपर, और यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर का काम करता है। आई होप आप मेरे को रिलेट कर पा रहे होंगे बिकॉज आप लोगों ने इसको एक बार पढ़ लिया होगा।
फाइन। तो इस तरीके का हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा होगा कि एक मशीनरी परचेज किया और उसको परचेज में इंक्लूड कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है वो आपके गुड्स की परचेज नहीं है, उसको हम एडजस्ट करेंगे और परचेज में से माइनस करेंगे। फाइन। अगर ऐसे ही कुछ लिखा है कि आपने एक इक्विपमेंट सोल्ड करा है और उसको नॉर्मल सेल्स की तरह ट्रीट कर लिया, तो उसमें से भी हम सेल्स में से उसको माइनस कर देंगे। तो ऐसी कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वगैरह हैं, उसको आप साथ साथ डील करोगे अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई बात बोली हुई है। कभी कभी कुछ आइटम ऐसी होती है जो एबनॉर्मल होती है, वो सेल होती है एट अ प्राइस मच लोअर देन द यूजुअल प्राइसिंग पॉलिसी। तो उसके लिए हम अकाउंट को दो पार्ट में बना लेते हैं, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। ओके, जिससे एबनॉर्मल वाला पार्ट सेपरेट ही हो जाता है और नॉर्मल बेस की अकाउंटिंग पे हम क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं और आगे क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक बात बताई कि कैसे हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जीपी रेशियो आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और उससे आप जीपी रेशियो को कैलकुलेट करोगे। अदरवाइज अगर वो गिवन है तो जीपी रेशियो, और वो भी उन्होंने लिखा कि इस बार इतनी रहेगी, तो हम उसी को एज इट इज यहाँ पर ले लेंगे। और अगर उसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज है, जैसे मैंने आपको बोला, उसको आप एडजस्ट करोगे। दैट्स इट। आगे चलते हैं कि इसमें हमको और क्या करना पड़ता है। तो जो आपने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया, अभी जो हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया, वो स्टॉक क्या होता है? वो होता है स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। क्या होता है वो स्टॉक? वो स्टॉक होता है स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टॉक तो आपका जल गया, लेकिन कुछ स्टॉक आपने बचा लिया। तो अगर आपने कुछ स्टॉक बचा लिया है, वो उसको आप यहाँ से माइनस करोगे, जिसको हम बोलते हैं सैल्वेज, और उसकी भी कुछ नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है। तो वो क्योंकि आपने सेव कर लिया, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। पर हो सकता है उसको सेव करने के लिए आपने कुछ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किए, कुछ केमिकल्स यूज़ करे, या फिर किसी फायर एक्सटिंग्विशिंग टीम को आपने बुलाया, जो प्राइवेट वगैरह भी होते हैं जो काम करते हैं, आपको उनको कुछ चार्जेस पे करने पड़े, तो क्योंकि वो चार्जेस अब आपके पॉकेट से गए हैं, आप उसको भी क्लेम करोगे, ऐड कर देंगे ऐसे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। और फिर जो अमाउंट आएगा उसी को हम बेसिकली बोलेंगे कि ये आपका जो स्टॉक है वो लॉस्ट हो गया। फाइन। तो ये तो हमारा स्टॉक लॉस्ट है, बट दिस इज नॉट अ क्लेम। तो हमको क्लेम एक्चुअल में कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है आपका पॉलिसी का अमाउंट कितना है। अगर आपका पॉलिसी का अमाउंट उतना है ही नहीं जितना आपका टोटल स्टॉक लॉस्ट हुआ, तो ऑब्वियसली बात है आपको पूरा अमाउंट कभी भी एज अ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में नहीं दे सकती। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज एवरेज लॉस का, और उस हिसाब से हम क्लेम कर पाएंगे अमाउंट, और उतना हमारा क्लेम जो है वो एडमिट होगा। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? इसको हम कैलकुलेट करते हैं स्टॉक जितना आपका लॉस्ट हुआ है, जो हमने यहाँ से स्टेटमेंट पे कैलकुलेट किया, डिवाइड करेंगे जितना एक्चुअल में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। तो मैंने इधर कुछ भी नहीं किया, जनरली मैंने इसको प्रोपोर्शनेट कर दिया, क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक ज़्यादा भी पड़ा हो पर उसमें अगर लॉस 50% हुआ है, तो आपको भी वो पॉलिसी का 50% ही क्लेम करने के लिए अलाउंस होगी। ओके, तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं क्लेम। ये हमारा क्लेम हो जाएगा। तो ये हमारा एक पहला पहला स्टेप था, या पहला पार्ट था, जिसको हम लॉस ऑफ स्टॉक बोलते हैं, जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अनदर पार्ट इज नोन एज लॉस ऑफ प्रॉफिट, कि अगर आपका प्रॉफिट का आपको लॉस निकालना है कि कितना प्रॉफिट आप नहीं कर पाए ड्यू टू दिस डैमेज, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने 6 स्टेप फॉर्मूले के थ्रू, 6 स्टेप प्रोसीजर के थ्रू समझा रखा है। तो उसके हम एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझेंगे, और उसके बाद हम एक मास्टर क्वेश्चन की तरफ आएंगे, जिसमें हम दोनों कॉन्सेप्ट को, लॉस ऑफ स्टॉक एज वेल एज लॉस ऑफ प्रॉफिट को अप्लाई कर पाएंगे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट की तरफ। इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है और कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, उसको हम समझते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या रहता है हमारे पास? कैलकुलेशन ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब होता है आपको कब तक का लॉस की कवरेज यहां पर मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है इंडेमनिटी पीरियड हमारा क्या है। इंडेमनिटी पीरियड वो पीरियड होता है जहां तक के लिए आपको लॉस की कवरेज मिलती है। तो ये या तो हो सकता है पीरियड एज पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो उसके डॉक्यूमेंट में जो पीरियड लिखा है, जनरली आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग कुछ लाइंस में गिवन होता है। ओके, या फिर क्या होता है, या फिर होता है एक्चुअल पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब जब आपके आपके स्टोर में फायर लगी, वहां से लेके जब तक आप रिकवर नहीं कर पाए, और आपका जो बिजनेस है, जब तक प्रॉपर नहीं स्टार्ट हो पाया, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। आप प्रॉपर लोकेशन पे काम नहीं कर पाए।
तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वही आपका इंडेमनिटी पीरियड होगा, वहीं तक के लिए आपको लॉस का क्लेम मिल सकता है। फर्स्ट थिंग दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेट फॉर क्लेम पर्पस। मतलब क्लेम के लिए आपको सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर या तो हम पिछले डाटा से ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं या फिर हमें गिवन होता है, और उसमें अगर कुछ प्लस माइनस करना होता है वो भी हम साथ में करते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सिमिलर है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक जीपी रेट। ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा नेट प्रॉफिट जो होगा कौन से ईयर का, ऑब्वियस सी बात है लास्ट ईयर का। ओके, जो भी आपको लास्ट ईयर के पूरी फाइनल अकाउंट दिए हों उसका जो नेट प्रॉफिट रहेगा, इसमें प्लस कर देंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये क्या होते हैं इस पे बात अभी थोड़ी देर में करते हैं, बस ये ऐसे कुछ चार्जेस होते हैं जिसकी भी आपने इंश्योरेंस करा रखी है, आपने इसके लिए भी कुछ प्रीमियम दिया होगा, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं सेल से इंटू 100, तो हमारे पास आ जाता है बेसिक जीपी रेट। ये सारा डाटा कौन से ईयर का होगा, नेट प्रॉफिट एंड सेल्स, ये सब होगा प्रीवियस ईयर डाटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर डाटा। फाइन, और जो हमारे पास बेसिक जीपी रेट आया है इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एडजस्टेड जीपी रेट जो होगा बेसिक जीपी रेट, और इसमें जो भी प्लस माइनस करना है जिसको हम ट्रेंड परसेंट बोलते हैं, जो भी ट्रेंड चल रहा है वो कह रहे हैं कि आगे के लिए उम्मीद है कि प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद थी और आपके यहाँ पर स्टोर में फायर लग गई, तो हम क्या करेंगे उसको प्लस करेंगे, और अगर लग रहा है कि स्लो डाउन आने की उम्मीद थी कि बिजनेस वैसे भी कम होना था तो वो माइनस हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं क्या, और क्या और भी कोई चार्जेस होते हैं। देखो, कुछ ऐसे फिक्स्ड खर्चे होते हैं जो आपके तभी भी होंगे चाहे आपके बिजनेस बंद हो चुका है, डिसलोकेशन के टाइम पे भी वो खर्चे होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। जैसे कि मान लो आपने कोई लोन लिया हुआ तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, परमानेंट स्टाफ है आपके स्टोर में फायर लग गई, आपको उसको तभी भी सैलरी देनी पड़ेगी चाहे वो काम नहीं भी कर रहा। तो इन सब खर्चों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टैंडिंग चार्जेस को। स्टैंडिंग का मतलब अभी भी आपको पे करने पड़ेंगे, आपके ऊपर अभी भी खड़े होंगे। एक होता है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब उन खर्चों की आपने इंश्योरेंस करा रखी है, तो अगर आपके स्टोर में फायर लग गई तो उन खर्चों के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी और वो अपने आप पे करेगी, दैट इज नोन एज इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस। और अगर आपने उनकी कोई इंश्योरेंस नहीं करा रखी तो वो जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं, वो जो खर्चे हैं, उनके लिए आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते, वो अनइंश्योर्ड रहेंगे, दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी इंश्योरेंस क्लेम। तो उसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड। तो यहाँ पर हम इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लेते हैं जिसकी आपने कवरेज ले रखी है, जो अनकवर्ड होते हैं वो अनइंश्योर्ड होते हैं। फाइन, इसके बाद चलते हैं आगे स्टेप नंबर 2 के बाद नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ इंश्योरेबल अमाउंट। ओके, या फिर इसको एक चीज और भी बोलते हैं, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, शॉर्ट में बोले तो एएटी। तो ये क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हमको यहाँ पर समझना है। इसको हम इंश्योरेबल अमाउंट भी बोलते हैं कि एक्चुअल में जो आपने इंश्योरेंस करी है वो कितने अमाउंट तक की करी है। इसके लिए जो एनुअल टर्नओवर टर्म है वो हम किसको बोलते हैं, ये एनुअल टर्नओवर होती है जब आपके स्टोर में फायर लगी वहां से लेके बिल्कुल एग्जैक्टली 12 मंथ, मतलब इमीडिएटली 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। तो एनुअल टर्नओवर मींस टर्नओवर फॉर 12 months immediately preceding date of fire। फायर से जस्ट पहले के 12 months आर नोन एज एनुअल टर्नओवर। ओके, और इसमें भी अगर कुछ ट्रेंड होगा तो प्लस माइनस हम उसकी एडजस्टमेंट भी करेंगे। अगर इस बार लग रहा है कि आपकी जो टर्नओवर है उसकी बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी तो प्लस करेंगे, अदरवाइज कम होने की थी तो लेस करेंगे, कुछ भी नहीं लिखा होगा तो इसको हम इग्नोर करेंगे। फाइन, तो इसके बाद क्या निकलता है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड, क्योंकि अब हमने एडजस्टमेंट कर दी है। एडजस्टेड एनुअल एएटी। ओके,
और इसी पे फिर हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके होंगे, उसी को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे और हम क्या कैलकुलेट कर चुके होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एट एंड एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी। ये था हमारे लिए स्टेप नंबर 3। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 किसकी बात करता है, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, कि कितनी आप सेल्स नहीं कर पाए जितनी आप कर सकते थे उससे, दैट इज नोन एज शॉर्ट सेल्स। कितनी सेल्स शॉर्ट रह गई। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए होता है स्टैंडर्ड टर्नओवर। अब स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है, स्टैंडर्ड टर्नओवर होता है कि इस टाइम तो फायर लग गई, फायर हो गई और आप मान लो 4 महीने काम नहीं कर पाए। यही 4 महीनों में आपने पिछले साल क्या काम किया था, मान लो मार्च अप्रैल मई जून आपका, सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई आपका अफेक्ट हो गया, तो यही आप पिछले साल में देखो अप्रैल मई जून जुलाई में आपने कितनी सेल की थी, सेम टाइम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर। तो लिखो इसको, टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंडेमनिटी पीरियड। मतलब जो इस बार का आपका इंडेमनिटी पीरियड है, वही वाले मंथ्स में पिछले साल कितनी सेल थी, पिछले साल क्या टर्नओवर थी, वो हो जाती है स्टैंडर्ड टर्नओवर। और अगर आपको अगेन उस पर कुछ ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन थी जो क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर कुछ फिगर्स ऐसी लिखी होंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस महीने की सेल आपको पिछले साल की भी ये दी हुई है और इस साल की भी दी हुई है और इस साल बढ़ रही है सेल, दैट मीन्स आप उससे अपने आप ट्रेंड को कैलकुलेट कर लेंगे। प्लस माइनस एडजस्टमेंट होगी फॉर ट्रेंड। इसको हम फिर क्या बोलते हैं कि इस बार कितनी एक्सपेक्टेशन थी टर्नओवर की, एक्सपेक्टेड टर्नओवर ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। लेकिन हो सकता है जो आपकी एक्चुअल टर्नओवर है वो तो कम होगी, क्योंकि फायर लग गई, तो लेस करेंगे एक्चुअल टर्नओवर। तो जितनी कम सेल हुई, जितनी नहीं कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेल्स। और इसी का ही कुछ पार्ट हम क्लेम कर पाते हैं। तो शॉर्ट सेल्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसलिए स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप मैनर में करोगे तभी आप एक्यूरेट कर पाओगे और करेक्ट सोल्यूशन करोगे। शॉर्ट सेल्स का मतलब होता है कितनी एक्सपेक्टेशन थी इस बार टर्नओवर हो जाएगी और एक्चुअल में कितनी हुई, तो जितनी कम हुई दैट इज नोन एज शॉर्ट सेल्स। इसके बाद हमारा है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस। मतलब क्या ऐसे और भी कोई एक्सपेंसेस हैं जिसको आपको अलाउ में हो सकता है, या फिर कहें तो आप इसका भी क्लेम कर सकते हैं, क्या और भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपने किए हों और इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम कर सको। तो इसके लिए एक उन्होंने लिमिट लगा रखी है, या फिर इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम सेट करा हुआ है जिसमें वो बोलते हैं या तो वो क्या हो, ए जो आपने एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस करें, तो एक्चुअल में आपके एडिशनल एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको टैक्स की याद आएगी, बिकॉज टैक्स में ऐसे ही कुछ होता है, विच एवर इज लोअर, या जो भी आपके पास प्रोविजंस होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, उन सब में से हम लोअर वाला पार्ट जनरली पिक कर लेते हैं, बिकॉज कम से कम ही, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ज़्यादा तो डिडक्शन देगा नहीं, वो सब में से कहता है जो कम है वो आप डिडक्शन ले लें। सिमिलरली यहाँ पर भी वो बोल रहे हैं या तो जो एक्चुअल हुए हैं वही आपको हम अलाउ कर देते हैं, या फिर बी पार्ट, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जनरेटेड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। मतलब जो आपने और खर्चे किए हैं ना, अब खर्चे किए हैं जैसे फायर फाइटिंग एक्सपेंस, कुछ भी किए, उससे आपने कुछ सेल्स बचा ली, मतलब जो आपने गुड्स थे वो बचा लिए, तो आपकी सेल्स और हो गई होंगी। तो जो आपने सेल्स करी और वो इस वजह से हुई क्योंकि आपने एडिशनल एक्सपेंस करे थे, उसका जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को वो अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट आपने एक तरीके से अपनी मेहनत से अर्न किया, अदरवाइज वो भी प्रॉफिट आपको ना हो पाता। आप एडिशनल एक्सपेंसेस ना करते, कुछ एफर्ट्स ना करते, तो स्टॉक ना बचता तो सेल नहीं होती, सेल नहीं होती तो फिर प्रॉफिट भी कहाँ से होगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल जो जनरेट हुई है ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस या एडिशनल एफर्ट। या फिर सी में उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया प्रोपोर्शनेट फॉर्म में, कि जो भी आपके टोटल एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन AAT, जो हमने कैलकुलेट किया था कहाँ पर, स्टेप नंबर 3 में,
और डिवाइड भी करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन AAT, और वो चार्जेस जिसका हमको क्लेम नहीं मिलने वाला होता, दैट इज अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, उससे हम क्या करते हैं डिवाइड। तो इसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा हम इन तीनों लिमिट को उस लेवल पे चेक करेंगे, एंड विच एवर इज लोअर वो हम यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। विच एवर इज लोअर, ध्यान रखना, या तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, या जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, सेल्स जो आपने जनरेट किए हैं ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, या फिर इस फॉर्मूले के थ्रू। कभी कभी क्या होता है आपको कुछ ऐसा गिवन नहीं होता, वो कहते हैं कि जो शॉर्ट सेल्स है बेसिकली वही आपने कवर कर ली थ्रू एडिशनल एक्सपेंस, तो हम यहाँ पर जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स भी ले लेते हैं। ओके, और इसके बाद हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, दैट इज स्टेप नंबर 6। कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम। अब पता चलेगा कि आप कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। अब क्लेम करना और एडमिट होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो अभी हम खाली बात कर रहे हैं कि हम कितना अमाउंट क्लेम करेंगे। जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, जो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आया शॉर्ट सेल्स पे, ये कैसे कैलकुलेट होगा? देखो शॉर्ट सेल्स तो हमने कैलकुलेट करी थी, कहाँ पर करी थी? हमने शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करी थी स्टेप नंबर 4 में, और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट हमने कैलकुलेट करा था स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 इंटू स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। स्टेप 2 इंटू स्टेप 4, फाइन। और इसमें ऐड करेंगे हम, क्योंकि हमें वो भी क्लेम करने का अलाउंस मिल गया, अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस। ये कहाँ से आए होंगे? अभी हमने इसके लिए स्टेप क्रिएट किया था, स्टेप नंबर 5। जो भी आपका स्टेप नंबर 5 में लोअर अमाउंट आ रहा है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे, और लेस करेंगे जो आपके सेविंग्स हो गई इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्योंकि ये अभी आपका पैसा बच गया तो ये जो आपका क्लेम है उससे अमाउंट कम हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो क्या आ जाएगा आपके पास, नेट क्लेम। फाइन, ओके। इसके बाद हमको लास्ट स्टेप करना है एडमिसिबल क्लेम, और ये बहुत सिमिलर है जैसे हमने लॉस ऑफ स्टॉक में भी किया था। ये डिपेंड करता है आपका पॉलिसी अमाउंट कितना है, उस हिसाब से इसको प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करते हैं। तो एडमिसिबल क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट क्लेम जो आपने किया है पूरा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त पे कि जो आपका पॉलिसी अमाउंट है वो आपका इंश्योरेबल अमाउंट तक होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से एक कंडीशन लिखवा देता हूँ, दैट इज, देखो, इफ पॉलिसी अमाउंट एक्सीड्स, अगर पॉलिसी अमाउंट आपका बढ़ जाता है किससे? क्लेम अमाउंट से। मतलब आपने पॉलिसी और भी ज्यादा अमाउंट की कराई हुई है, क्लेम आपको उससे कम आ रहा है, देन ये जो हम एवरेज क्लॉज की बात करते हैं ये अप्लाई ही नहीं होगा, विल नॉट अप्लाई। आप अप्लाई कर भी लोगे तो आपको दिखेगा मैथमेटिकली उसका आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखो आप इंश्योरेंस का जो जितना क्लेम है उससे ज़्यादा तो आपको अमाउंट मिल ही नहीं सकता। तो अगर आपका पॉलिसी अमाउंट ज़्यादा भी है इंश्योरेबल अमाउंट से, तो फिगर आपकी नेट क्लेम से ज़्यादा हो जाएगी, और नेट क्लेम से ज़्यादा तो आपको अमाउंट मिल ही नहीं सकता। तो इफ पॉलिसी अमाउंट एक्सीड्स क्लेम अमाउंट देन एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई। आप इसको अप्लाई भी मत करो, सिंपल ये स्टेटमेंट लिख दो, एंड फुल क्लेम विल बी एडमिसिबल, सिंपल। जितना भी आपका क्लेम होगा वो आपको एडमिट हो जाएगा, आपको उतना अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉलिसी कम की करा रखी है तो आपको प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा कम अमाउंट मिलता है। डन। तो इसके बाद अब हम करेंगे एक मास्टर क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से भी एक बार ट्राई करिए कि आप क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक कंबाइंड क्वेश्चन है जिसमें लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं, क्लेम कैलकुलेट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आपका चैप्टर इस क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट तो वैसे ही रिवाइज करवाई थी। तो ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको पहले ट्राई कीजिए और साथ साथ मैं भी इसको आपके साथ सॉल्व करता रहूँ। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करते हैं सबसे पहले।
M Limited give the following trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2001. Opening stock, purchases, wages 1,60,000, manufacturing expenses, gross profit, sales and closing stock. Office administration expenses, advertising, selling expenses, commission on sales carried outward, net profit, and total is 2,40,000. The company had taken out policies both यहाँ पर कंपनी ने दोनों पॉलिसीज ली हैं, लॉस ऑफ स्टॉक की भी पॉलिसी ली है और लॉस ऑफ प्रॉफिट की भी यहाँ पर कंपनी ने पॉलिसी ली है. ओके, द अमाउंट्स बीइंग 80,000 एंड 1,72,000. तो जो लॉस ऑफ स्टॉक की पॉलिसी है उसका अमाउंट कितना है 80,000 और लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी का अमाउंट है 1,72,000. अब फायर अकर्ड ऑन 1 मई 2002. तो फायर कब अकर हो रही है 1 मई 2002 को, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेल्स वर सीरियसली अफेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स. और 4 मंथ्स तक सेल्स अफेक्टेड रही. मतलब 1 मई से लेके मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, 31 अगस्त 2002 तक यहाँ तक जो सेल्स है वो इफेक्ट रही. ओके, 1 मई 2002 से लेके 31 अगस्त 2002 तक. आगे देखते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच okay, you are given the following further information and required to compute the claim for loss of stock and loss of profit. So it is a complete master question जिसमें आपको दोनों कैलकुलेट करना है, लॉस ऑफ स्टॉक भी एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट भी. उसके बाद आगे चलते हैं. परचेज, वेजेस, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ 2002, मतलब जनवरी टू अप्रैल, जनवरी टू अप्रैल 2002 के यहाँ पर आपको सारे परचेज, वेजेस, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है. सेल्स उस पीरियड की है 2,40,000. अदर सेल्स फिगर वर एज फॉलोज. 1 जनवरी 2001 से 30 अप्रैल 2001 तक 3 लाख. 1 मई 2001 से 31 अगस्त 2001 360. 1 मई 2002 से 31 अगस्त 2002 60,000. जो आपका अफेक्ट का पीरियड था, मतलब जब फायर अकर हो रही थी. ड्यू टू राइज इन वेजेस जीपी ड्यूरिंग 2002 वाज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 2%. तो यहाँ पर इन्होंने आपको ट्रेंड भी बता दिया कि 2% जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होने वाला है ऑन सेल्स. एडिशनल एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर फायर कितना है 1,40,000. आप एडिशनल एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हो. द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी में इंक्लूड है 1,20,000 फॉर एक्सपेंसेस. ये तो इंक्लूड है, मतलब ये क्या होगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज. और 20,000 अनकवर्ड है, तो ये क्या हो जाएंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज. तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट डाटा अवेलेबल है. जस्ट यू हैव टू पुट इट अकॉर्डिंग टू योर पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्टॉक, और उसको अब हम स्टार्ट करते हैं. आप इसको अपने आप स्टार्ट करो और यहाँ पर मैं भी आपको साथ में सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक पहले हम करने वाले हैं. कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. ओके, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. कहाँ से कहाँ तक के पीरियड के लिए? पीरियड हमारे पास ये रहेगा 1 जनवरी 2002 से लेके 30 अप्रैल 2002. फाइन, मतलब जिस डेट पे फायर लगी वहां तक के लिए आपको करंट ईयर का अकाउंट बनाना होता है, जैसे अभी हमने रिवीजन में पढ़ा था. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 मंथ्स के लिए बस आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर सारा डाटा अवेलेबल है. ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? ये वही होगा जो लास्ट ईयर आपके फाइनल अकाउंट्स का क्लोजिंग स्टॉक है. यहाँ पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 70,000. देन परचेजेस, टू परचेजेस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. परचेजेस, वेजेस एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख. टू वेजेस 50,000 एंड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 36,000. ओके, सेल्स भी यहाँ पर आपको गिवन है. सेल्स फॉर दैट पीरियड इज 2,40,000. फाइन. और हमको यहाँ पर क्या चाहिए? हमें अब चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम लास्ट ईयर के बेस पे कैलकुलेट करेंगे. लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट है 2,40,000 ऑन सेल्स ऑफ रुपीज 8 लाख. तो यहाँ पर अलग से लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट.
ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है देखो, ग्रॉस प्रॉफिट है 2,40,000 एंड सेल्स हैं 8 लाख। देखो कितना परसेंट आया, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, ये आ जाता है 30%। लेकिन साथ में इन्होंने आपको एक बात और बताई है, ड्यू टू राइज इन वेजेस जो ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग 2002 रहने वाला है एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 2% ऑन सेल। तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे 2%, जो डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, इसका मतलब इस बार के लिए जो जीपी रेशियो है वो खाली 28% रहने वाला है। और इसी जीपी के रेट को हम इस सेल्स पे लगाएंगे और अपना ग्रॉस प्रॉफिट इस पीरियड का कैलकुलेट करेंगे। 28% ऑफ 2,40,000, ये आ जाता है 67,200। इसका टोटल लगाएंगे एंड हम क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया 3,23,200 माइनस 2,40,000, इट बिकम्स 83,200। तो ये आपका आ गया स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे क्या कोई कुछ सैलवेज वगैरह भी है, अगर नहीं है तो ये नेट क्लेम हो जाएगा, अदरवाइज उसको हम माइनस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में ऐसा आपके पास यहाँ पर कोई भी सैलवेज वैल्यू नहीं गिवन, तो लिखेंगे हम कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेट क्लेम। कितना अमाउंट क्लेम करेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 83,200 लेस सैलवेज, जो इस क्वेश्चन में है ही नहीं लिख देंगे हम इसको। तो 83,200 ही क्या हो गया, नेट क्लेम। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है एडमिसिबल क्लेम। एडमिसिबल क्लेम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका पॉलिसी का अमाउंट है वही कितना है, 80,000 है। तो उससे ज़्यादा तो आपको क्लेम मिल ही नहीं सकता। तो आप बेसिकली यहाँ पर एवरेज क्लॉज ना भी अप्लाई करो तो एडमिसिबल क्लेम आप 80,000 रुपीज़ लिख सकते हो। ओके, अदरवाइज अगर मैं इधर एवरेज क्लॉज के थ्रू भी आपको करके बताऊं तो नेट क्लेम इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक लॉस्ट। नेट क्लेम है 83,200 और स्टॉक लॉस्ट भी कितना है 83,200 एंड पॉलिसी अमाउंट इज 80,000। तो पॉलिसी अमाउंट से तो ज़्यादा आपका इन एनी केस मिल ही नहीं सकता क्लेम। तो एडमिसिबल क्लेम कितना हो गया, एडमिसिबल क्लेम इज 80,000। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। उसको हम कैसे कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे। आई होप यहाँ पर आपका भी आंसर बिल्कुल मैच कर रहा होगा। ओके, और आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर दिया होगा। कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो स्टेप 1 हमारा यहाँ पर क्या रहता है, स्टेप 1 हमारा रहता है कैलकुलेशन ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। बिल्कुल हम इधर स्टेप बाय स्टेप मैनर में करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो और बिल्कुल हम एक्यूरेट सॉल्यूशन कर पाए। कैलकुलेशन ऑफ इंडेमनिटी पीरियड, क्या होता है इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड होता है या तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हो, वो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, अदरवाइज आपका डिसलोकेशन पीरियड। तो डिसलोकेशन पीरियड इधर क्या हो जाएगा, इधर उन्होंने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फायर अकर्ड ऑन 1 मई 2002 ऑफ विच सेल्स सीरियसली अफेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। तो 1 मई 2002 से लेके 31 अगस्त 2002 बेसिकली 4 मंथ्स ही आपका इंडेमनिटी पीरियड बन जाता है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है। फाइन, तो यहाँ पर लोअर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा बिकॉज पॉलिसी डॉक्यूमेंट का पीरियड आपको गिवन नहीं है। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट।
हमारा जीपी रेट क्या है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और ये डाटा कौन से ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर का। नेट प्रॉफिट देखो पिछले साल कितना आ रहा है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 56,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के लिए एंड में आपको गिवन है, मैंने आपको मार्क भी करके दिखाया था। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, 1,20,000 एंड 20,000 है अनइंश्योर्ड, तो 1,20,000। एंड सेल्स लास्ट ईयर की कितनी है, सेल्स हैं 8 लाख रुपीज। देखो ये कितना आ जाता है, ये हो जाता है 56,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, इट बिकम्स 22%। और उन्होंने आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड यहाँ पर दिया हुआ है, तो माइनस करेंगे 2%, डाउनफॉल इन ट्रेंड, तो आपका जो एडजस्टेड जीपी रेट आ गया वो कितना आ गया, 20%। डन, यहाँ तक ओके, हमने 2 स्टेप्स ऑलरेडी कर लिए। फाइन, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट किसको बोलते हैं, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो अब हमें देखना है कि एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर यहाँ पर हमें मिलेगी क्या और वो क्या होती है। आपको मैंने बताया था डेट ऑफ फायर से प्रीसीडिंग 12 मंथ्स आर नोन एज एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ओके, हमको डेट ऑफ फायर से जस्ट बिफोर 12 मंथ्स पे आना है। हमारे यहाँ फायर अकर हो रही है 1 मई 2002 को, दैट मीन्स एनुअल टर्नओवर क्या हो जाएगी, एनुअल टर्नओवर हो जाएगी हमारे पास 1 मई 2001 से लेके 30 अप्रैल 2002। पूरा 12 मंथ्स का पीरियड होना चाहिए बिफोर द डेट ऑफ फायर, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ फायर। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस डाटा को कवर करने के लिए हमारे पास क्या क्या उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमको डाटा दिया हुआ है। इन्होंने हमें दिया 1 जनवरी 2001 से 30 अप्रैल, ओके, 3 लाख रुपीज़, फाइन। और इन्होंने आपको दिया 1 मई से लेके 31 अगस्त तक 3,60,000, फाइन। एंड 1 मई 2002 से लेके 31 अगस्त 2002 तक 60,000 रुपीज़, और पिछले बार की पूरी सेल्स आपके पास 8 लाख है। तो यहाँ पर आपको माइंड लगाना है कि किस तरीके से आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपको बस इतने पीरियड की टर्नओवर मिल जाए। ओके, तो बताइए कैसे आप इतने पीरियड की टर्नओवर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो मेरे पास 2002, अगर मैं जस्ट ईयर की बात करूँ तो 1 जनवरी टू अप्रैल 2002 के लिए तो मेरे पास यहाँ पर क्लियर उन्होंने सेल्स दी हुई हैं, कितनी, 2,40,000। जैसे उन्होंने जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ही बना रहे थे उसमें उन्होंने दिया हुआ था सेल्स फॉर द सेम पीरियड वर्थ ₹2,40,000। तो वो पीरियड कौन सा है, 1 जनवरी 2002 से लेके 30 अप्रैल 2002। तो यहाँ तक की तो हमें टर्नओवर 2,40,000 मिल गई। अब हमारा कौन सा पीरियड रिमेनिंग रह गया, अब हमारा पीरियड रह गया 1 मई 2001 से 31 दिसंबर 2001। और जो 2001 पूरा ईयर है, इस पूरे ईयर की आपको सेल्स पिछली बार की ट्रेडिंग अकाउंट में मिली हुई है। तो अगर मैं पिछले पूरे साल की सेल, मतलब 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2001 की जो सेल है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 1 जनवरी 2001 की सेल से लेके 30 अप्रैल 2001 की सेल, तो अल्टीमेटली मेरे को वही सेल मिलेगी जो मुझे चाहिए, मतलब 1 मई 2001 से लेके 31 दिसंबर 2001 तक की मेरे को सेल्स मिल जाएगी। तो देखो पूरे ईयर की सेल्स यहाँ पर कितनी थी, पूरे ईयर की सेल्स थी 8 लाख रुपीज, एंड 1 जनवरी 2001 से 30 अप्रैल की सेल आपको यहाँ पर गिवन है 3 लाख रुपीज। इसका मतलब रिमेनिंग 9 मंथ्स की सेल कितनी हो जाएगी, 5 लाख। तो एनुअल टर्नओवर इसका मतलब कितनी हो गई, एनुअल टर्नओवर हो गई 7,40,000। साथ में हमको यहाँ पर एक चीज और देखनी होती है कि जैसे यहाँ पर उन्होंने आपको बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट में डिक्रीजिंग ट्रेंड है, क्या सेल्स के ऊपर भी कुछ ट्रेंड है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी हमें डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा। दोनों ईयर की सिमिलर मंथ्स जिसमें फायर का इफेक्ट ना हुआ हो उसको देखो, और देखो क्या उसमें कुछ सेल्स फर्क आ रही थी। तो देखो आपके पास 1 जनवरी 2002 से 30 अप्रैल 2002 के तो सेल्स की फिगर है 240। अब अभी तक फायर लगी नहीं थी, फायर कब लगी, 1 मई को।
और इसी पीरियड को अगर आप लास्ट ईयर में देखो, आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 1 जनवरी 2001 से लेके 30 अप्रैल 2001, उसमें सेल्स है 3 लाख। मतलब इस ईयर में तो वैसे भी सेल कम ही हो रही थी। तो आओ हम इसका जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है उसको कैलकुलेट करें। ये देखो 1 जनवरी 2001 से 30 अप्रैल 2001 कितनी सेल्स है? सेल्स है 3 लाख। लेकिन 1 जनवरी 2002 से लेके 30 अप्रैल 2002 में कितनी सेल्स अभी तक रिकॉर्ड हुई है? ये तो वैसे भी कमी अभी रिकॉर्ड हो रही थी, वो बात अलग है, इसके बाद फायर लग गई और आपको नुकसान हो गया, बट वैसे भी डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा था सेल्स में। तो कितना डिक्रीजिंग ट्रेंड है? देखो कितनी सेल्स रिड्यूस हो रही है, 60,000 अपॉन अर्लियर ईयर सेल्स 3 लाख इंटू 100। दैट मीन्स 20% का डिक्रीज इन सेल्स का यहाँ पर ट्रेंड दिख रहा है। 20% का डिक्रीज इन सेल्स आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और उसका भी आपको इफेक्ट यहाँ एनुअल टर्नओवर में लेना पड़ेगा, तभी हम एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकाल पाएंगे। मैं यहाँ पर ही माइनस करूंगा लेस डिक्रीज इन ट्रेंड। तो देखो कितना हो जाएगा, 7,40,000 का 20%, इट बिकम्स 1,48,000। और जो हमारी एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आएगी कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 5,92,000। ओके फाइन। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको समझना है। बच्चे जनरली कभी कभी क्या करते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रेंड है उसी को टर्नओवर का भी ट्रेंड मान लेते हैं। नो, दोनों डिफरेंट ट्रेंड्स हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रेंड अलग हो सकता है और सेल्स का ट्रेंड अलग हो सकता है, और हो सकता है एक में ट्रेंड हो और एक में ना हो। तो आपको दोनों को प्रॉपरली कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें निकालना था ग्रॉस प्रॉफिट और एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। हमने एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर तो निकाल लिए, अब हम इस पर क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट अप्लाई कर देंगे। तो जीपी ऑन एएटी कितना हो जाएगा? जीपी ऑन एएटी हो जाएगा 5,92,000 पे 20%। देखो कितना आता है, इट बिकम्स 1,18,400। ओके, तो हमने यहाँ पर स्टेप नंबर 3 भी कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स को हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर, देखो स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब है जो आपका फायर का पीरियड है इस टाइम, जो भी 4 मंथ्स आपके फायर की वजह से वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाया, इसी टाइम पीरियड में आपने लास्ट ईयर कितनी सेल्स की थी। तो देखो वो लास्ट ईयर वाला टाइम पीरियड कॉरेस्पॉन्डिंग टू करंट इंडेमनिटी पीरियड क्या रहेगा? 1 मई 2001 से 31 अगस्त 2001। 31 अगस्त 2000, क्योंकि हमारे लिए यही पीरियड करंट ईयर का कौन सा पीरियड है? डिसलोकेशन। तो इस टाइम स्टैंडर्ड टर्नओवर है 3,60,000 की, लेकिन टर्नओवर का तो इस बार हमें डिक्रीजिंग ट्रेंड भी दिख रहा है, तो माइनस करो ट्रेंड 20%। देखो 3,60,000 का 20% कितना हो जाता है? 72,000। ओके, तो एक्सपेक्टेड थी कितनी टर्नओवर इस बार, जो आपकी फायर की वजह से नहीं हो पाई? एक्सपेक्टेड टर्नओवर थी 2,88,000, जबकि फायर के पीरियड में एक्चुअल टर्नओवर कितनी हुई है? अरे कुछ तो हुई होगी ना फायर के पीरियड में भी। तो एक्चुअल टर्नओवर यहाँ पर आपकी हुई है, उन्होंने आपको दिया हुआ है 1 मई 2002 से 31 अगस्त 2002 तक 60,000। इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा वाला जनरली पीरियड होता है। ये पीरियड वो पीरियड होता है जब आपका फायर से लेके और फायर रिमूवल तक, बेसिकली जब तक आपका वर्किंग प्रॉपरली नहीं हो पाई तब तक आपने कितनी सेल की? ओनली 60। इसका मतलब आपको कितना सेल्स का नुकसान झेलना पड़ा, दैट मीन्स आपकी कितनी सेल्स नहीं हो पाई, दैट इज नोन एज शॉर्ट सेल्स। ये आपके पास आ जाएगी 2,28,000। ये था हमारा स्टेप नंबर 4। फाइन, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज कॉम्प्यूटेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम्ड। स्टेप 5, कॉम्प्यूटेशन ऑफ अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस। सबसे पहला पार्ट इसमें क्या होता है? ये पार्ट एक्चुअली ले लो,
एक्चुअली बता दो आपके एडिशनल एक्सपेंस कितने हुए हैं। तो देखो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कितने हुए हैं, एंड में उन्होंने आपको बताया 1,40,000 आपके एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस हुए। बी, ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने अर्न किया ऑन सेल्स जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंस, मतलब आपने मजबूरी में भी कितनी सेल्स कर ली, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 60,000 की सेल्स तो आपने तभी भी कर ली। ओके, तो इस पे आपने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया, 60,000 का 20%, ये आ जाता है हमारे पास 12,000। एंड सी, फॉर्मूला बेस्ड एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन AAT जो हमने निकाला था स्टेप थर्ड में, डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन AAT प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो देखो जी एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,40,000। GP ऑन AAT हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर 1,18,400, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 1,18,400 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपको एंड में गिवन है अनकवर्ड 20,000 अनकवर्ड, तो वो आपका अनइंश्योर्ड चार्जेस हो जाएगा। इसको सॉल्व करें और देखो कि कितना अमाउंट यहाँ पर आपके पास आ रहा है, ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये आ जाता है 119,769 राउंड ऑफ करके। तो इसमें से आपको लोअर देखना है, लोअर ऑफ द थ्री, क्या 1,40,000 लोअर है या 12,000 लोअर है या 1,19,000, तो 12,000 इज द लोअर या लीस्ट, यही बस आपको अलाउ होने वाला है। ओके, इसके बाद चलते हैं हम अपने लास्ट स्टेप पे, दैट इज स्टेप नंबर 6, कंप्यूटेशन ऑफ नेट क्लेम। कंप्यूटेशन ऑफ नेट क्लेम। सबसे पहले हम निकालेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, हमें कितना हुआ है। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी 20%, ओके, और शॉर्ट सेल्स 2,28,000, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 20% ऑफ 2,28,000, ये आपके पास आ जाता है 45,600। इसमें ऐड करेंगे जो आपको एडिशनल एक्सपेंसेस अलाउड हैं, जो अभी हमने लास्ट स्टेप में देखा, लॉस ऑफ द फॉलोइंग दैट इज 12,000, तो इसका टोटल हो जाता है 57,600। सेविंग्स इन इंश्योर्ड चार्जेस के बारे में क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नील, तो यही आपके लिए क्या हो जाएगा, नेट क्लेम। फाइन, और इधर भी एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो पॉलिसी का अमाउंट है, आप देख सकते हैं पॉलिसी का अमाउंट कितना है, पॉलिसी का अमाउंट है 1,72,000, तो वो नेट क्लेम से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। आपको क्लेम से ज़्यादा तो अमाउंट मिल ही नहीं सकता, तो अब इसको लिख सकते हो, एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई सिंस policy amount is more than इंश्योरेबल अमाउंट। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका वर्क ही नहीं करेगा, अदरवाइज आप करना भी चाहो तो आंसर सेम ही आएगा। देयरफॉर, अरे फुल क्लेम आपको एडमिट कर रहे हैं और थोड़ी उससे ज़्यादा लोगे, एडमिसिबल क्लेम इक्वल टू 57,600। तो अगर मैं टोटल क्लेम अमाउंट की बात करूं, टोटल क्लेम अमाउंट देखो कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था, वो आया था 80,000, एंड अब लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए कितना आ गया, 57,600। तो टोटल कितना होगा,
137,600 टोटल एडमिसिबल क्लेम है जो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिल जाए। तो दैट्स इट। इट वाज अ मास्टर क्वेश्चन, फुल फ्लैज क्वेश्चन, जिसमें एक ही क्वेश्चन से आपको पूरी लर्निंग दोबारा से रिवाइज हो जाती है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाता है। तो इसको जरूर अच्छे से समझिए। अगर आपका आंसर में कुछ भी मिसमैच है उसको गो थ्रू कीजिए, और जिनका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद हम किसी और चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। गुड बाय, गॉड ब्लेस।